हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग। एक नया टॉपिक नोट करिए। उद्योग, इंडस्ट्री, ये नया टॉपिक है। और इस नया टॉपिक में एक पार्ट है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट एक है, और उसके बाद औद्योगिक नीति एक इसका परिचय का पार्ट है। दूसरा टॉपिक आपका है औद्योगिक नीति, और उसके बाद एक टॉपिक और है एमएसएमई। एमएसएमई एक टॉपिक है, और फिर एक और टॉपिक हम लोग कर सकते हैं औद्योगिक विकास के लिए उपाय। और ये हम लोग इसके साथ भी इसको जोड़ के कर लेंगे औद्योगिक विकास के। तो एक तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, दूसरा इसका ये, तीसरा एमएसएमई का है, और औद्योगिक नीति के साथ ही ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो एक सेंटेंस इसमें आप नोट करिए। लिखो, औद्योगिक क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र का भाग हैं। औद्योगिक क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र का भाग हैं। औद्योगिक क्रियाएं द्वितीयक क्षेत्र के भाग हैं। सेकेंडरी द्वितीय क्षेत्र के भाग हैं। और उसी में लिखिए, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण या कंस्ट्रक्शन, और खनन, और लास्ट है विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, वाटर सप्लाई, प्लस इस तरह के जो। तो ये द्वितीय क्षेत्र में ये तीन क्रियाएं शामिल हैं: मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, एटीसी। और इसमें लिखिए कि इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार द्वितीय क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी
द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र भी हो सकता है। द्वितीयक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र की जीडीपी में भागीदारी 25.8% है, 25.8% है। 25.8% है। 25.8% है तथा वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2019-20 में औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर, औद्योगिक क्षेत्र का विकास दर 0.9%, 9% एवं 2020-21 में इस क्षेत्र का विकास दर -9.6%, -9.6% रहा है। 9.6% रहा है। -9.6% रहा है। फुल स्टॉप। देखो, औद्योगिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण को हटाकर अन्य 3 क्षेत्रों के विकास दर को, अन्य 3 क्षेत्रों विनिर्माण, खनन तथा विद्युत जलापूर्ति के विकास दर को आईआईपी के आधार पर मापा जाता है। आईआईपी के आधार पर मापा जाता है। आईआईपी के आधार पर मापा जाता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आधार पर मापा जाता है। देखो, इसका आधार वर्ष आधार वर्ष 2011-12 है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईआईपी का बेस ईयर क्या है? तो 2011-12 इसका बेस ईयर है। 2011-12 में औद्योगिक विकास दर को 100 मान लिया गया और वहां से फिर क्या जो टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा है उसके मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है। 1000 रुपए का 2011-12 में 1000 रुपया है और उससे बढ़ के मान लीजिए
1100 रुपया हो गया, इसका मतलब 10% का ग्रोथ हुआ। तो ये सूचकांक भी जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो भी 100 से 110 हो जाएगा। तो एक साइड से जो औद्योगिक जो बास्केट है उसमें जितने मूल्य की वृद्धि हो रही है उसी प्रोपोर्शन में आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसका 100 है वो बढ़ के 110 हो जाएगा। अगले साल 2012-13 के में 110 के ऊपर देखा जाएगा, फिर अगले साल। तो ये जो 100 है, जिस साल को 100 माना जाता है उसी को आधार वर्ष कहा जाता है। 2011 जहां से खड़े होकर के आप अपनी लंबाई मापते हैं वही आधार होता है। तो उसी तरह से जिस साल के आधार पर अन्य सालों का विकास दर मापा जाता है उसको आधार वर्ष कहा जाता है, और वो 2011-12 है। उसी में एक लाइन लिखिए, उसी में देखो आईआईपी के आधार पर, आईआईपी के आधार पर औद्योगिक विकास दर का निर्धारण सीएसओ के द्वारा किया जाता है। सीएसओ के द्वारा किया जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जगह पे आप जानते हैं सीएसओ की जगह पे क्या हो गया, एनएसओ हो गया है। सीएसओ के द्वारा किया जाता है। ये भी सीएसओ भी लिख दीजिए और साथ में एनएसओ भी लिख दीजिए। इसका फायदा होगा कि अगर मान लीजिए ऑप्शन में अगर गलती से सीएसओ रहा तो उसको भी आप सही कर लेंगे, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है, दोनों एक साथ नहीं होगा। देखो आईआईपी के आधार पर औद्योगिक विकास का निर्धारण सीएसओ, ब्रैकेट में लिख दीजिए एनएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ऑफिस लिख दीजिए, ऑफिस द्वारा पहले किया जाता था। अब इसके जगह पे एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था। अब उसकी जगह पे राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। आपने क्या लिखा था कि द्वितीय क्षेत्र में 4 थे, 4 में से 3 का जो ग्रोथ है उसको आईआईपी के आधार पे एस्टिमेट किया जाता है, और ये जो डेटा जो आईआईपी के आधार पे जो ग्रोथ मापा जाता है, भाई इस साल की तुलना में अगले साल कितना बढ़ा या कितना घटा, ये मापा जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, पहले सीएसओ के द्वारा किया जाता था, अब उसको एनएसओ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आगे नोट कर लीजिए। अब इसमें आईआईपी में 3 सेक्टर्स इंक्लूड हैं। आप जानते हैं कौन कौन सा 3 सेक्टर था। एक था विनिर्माण मिला करके, दूसरा था खनन, और तीसरा था विद्युत और बाकी। तो ये तीनों मिलाकर के आईआईपी बनता है, ठीक है। अब इसमें से ये तीनों में से 8 प्रमुख
उद्योगों को कोर क्षेत्र कहा जाता है। कोर क्षेत्र, कोर सेक्टर इनको कहा जाता है। माने जैसा नहीं होता है कि आईआईपी में मान लीजिए अगर 100 तरह के उद्योग शामिल हैं जो कि विनिर्माण से, खनन से या विद्युत से जुड़े हुए हैं, उस 100 में से 8 जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे मोदी जी हैं तो मोदी जी के सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रियों में से आप देखते हैं कि जब भी उनको जरूरत होती है तो राजनाथ सिंह को, अमित शाह को, नितिन गडकरी को, इस तरह के लोगों को बुला करके उनसे बात करते हैं वो। तो 8 प्रमुख उद्योगों को कोर क्षेत्र कहा जाता है, कोर सेक्टर कहा जाता है। और फिर ये सारे जितने भी आईआईपी में शामिल ये तीनों क्षेत्रों से जुड़ी हुई जितनी भी औद्योगिक क्रियाएं हैं उनमें से 8 सबसे इंपॉर्टेंट को कोर क्षेत्र कहा जाता है। और उसी में लिख दीजिए कोर क्षेत्र कहा जाता है। तथा आईआईपी में इनकी भागीदारी लगभग 40% है। लगभग 40% है। ये 8 की ही भागीदारी लगभग 40% है। ठीक है, 8 की भागीदारी लगभग 40% है। तथा कोर क्षेत्र में सबसे प्रमुख, नोट कर लीजिए, कोर क्षेत्र में सबसे प्रमुख अर्थात सबसे अधिक भारांश वाले, भागीदारी को एक तरह से भारांश भी कहा जाता है। भारांश मतलब होता है वेटेज। अगर आईआईपी को 100% मान लें, सारे जितने भी आईआईपी में तीनों क्षेत्रों से जुड़े हुए उद्योग शामिल हैं, अगर उनका वजन 100% मान लें तो केवल इन 8 क्षेत्रों का जो शेयर है वो 40% है। अकेले 8 कोर क्षेत्र के जो 8 जो कोर क्षेत्र के उद्योग हैं इनकी भागीदारी अकेले 40% है। तो इसलिए इनको 100% में अकेले 40% 8 की भागीदारी है। ठीक है, तो ये जो 8 हैं उन 8 में क्या क्या शामिल है? तो उसमें एक होता है, इसमें जो 8 में सब जो शामिल हैं उसमें कोयला, लिख दीजिए 8 का नाम लिख लीजिए। कोयला, विद्युत, कोयला, विद्युत, कोयला है, विद्युत है, और उसके बाद सीमेंट, सीमेंट, नेक्स्ट पेट्रोलियम, शोधित उत्पाद, पेट्रोलियम शोधित उत्पाद, उसके बाद प्राकृतिक गैस, कच्चा तेल, स्टील एंड उर्वरक, और इसमें लिख दीजिए, ये पीटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 8 का नाम
आईएसपीटी के लिए जानना चाहिए कि हमने क्या कहा कि भाई द्वितीय क्षेत्र, जैसे जीडीपी एक साल में किसी देश में जो कुल उत्पादन होता है, टोटल उत्पादन होता है, वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक भागों में बांटा जाता है। प्राथमिक में कृषि है, द्वितीयक में उद्योग है और तृतीयक में सेवा है। द्वितीयक वाला हम लोग लिए हैं, द्वितीयक में 4 क्रियाओं को द्वितीय क्षेत्र में शामिल किया गया है। कितना, कौन कौन से, चारों को लिखा। अब ये चारों का जो टोटल जो इस साल का नया उत्पादन है उसमें भागीदारी 25.8% है। इकोनॉमिक सर्वे से ये पता चला कि भाई टोटल जो देश का नया उत्पादन हुआ 2020-21 में, उसमें द्वितीय क्षेत्र की भागीदारी 25.8% है। प्राइमरी क्षेत्र का है, तृतीय क्षेत्र का है। अब ये जो द्वितीय क्षेत्र 25.8% है, तो ये चारों का, द्वितीय क्षेत्र के चारों उसमें शामिल हैं। अब 4 में से, चारों का ग्रोथ हमने लिखवाया आपको। अब 4 में से 3 को केवल निर्माण, जो कंस्ट्रक्शन है, रोड बनना, बिल्डिंग बनना, मकान उकान बनना, उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। उसको छोड़ करके बाकी जो 3 सेक्टर हैं उनका जो एनुअल वृद्धि दर है या मंथली वृद्धि दर है, उसको आईआईपी के आधार पर मापा जाता है। ठीक है, और ये जो आईआईपी के आधार पर मापा जाता है, ठीक है, तो उसमें भी और उसके लिए बेस ईयर 2011-12 है और सीएसओ अब एनएसएसओ के द्वारा उसको मापा जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि वो जो आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में शामिल तीनों क्षेत्रों से जुड़े हुए जितने उद्योग थे उसमें से 8 सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 8 का अकेले वेटेज अराउंड 40% है। ठीक है, और ये जो 40% है आईआईपी में जो उनकी भागीदारी है, तो उनमें हमने 8 का नाम आपको लिखवाया। ठीक है, उर्वरक। अब इन 8 में जो 40%, जिनकी 8 का मिलाकर के 40% है, लेकिन पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि इन 8 में भी सबसे ज्यादा वेटेज किसको है। ये 40% डिवाइडेड बाई 8 5% नहीं है, किसी का ज्यादा है, किसी का कम है। तो अब क्वेश्चन, इसमें अगला क्वेश्चन ये है कि 8 में सबसे अधिक भारांश किसको दिया गया है, सबसे अधिक वेटेज किसको है। ठीक है, तो नीचे लिखिए, आगे लिखो, इन 8 में सबसे अधिक भारांश, मैक्सिमम वेटेज, सबसे अधिक भारांश पेट्रोलियम शोधित उत्पादों को है। पेट्रोलियम शोधित उत्पाद। सेकंड लिखिए विद्युत, दूसरा विद्युत, तीसरा स्टील, तीसरा स्टील शामिल है। शामिल है। ठीक है, शामिल है। आगे लिखिए, देखो, कोरोना आपदा के दौरान औद्योगिक विकास दर में तेज गिरावट आई है। तेज गिरावट आई है। इसके कारणों को दो भागों में बांटा जा सकता है। The causes of decline of industrial development can be divided in 2 parts. औद्योगिक विकास दर में गिरावट के कारणों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक आर्थिक कारण और दूसरा गैर आर्थिक कारण। आर्थिक कारण और दूसरा गैर आर्थिक कारण, इकोनॉमिक कॉजेज एंड नॉन इकोनॉमिक कॉजेज।
और आर्थिक कारण में लिख दीजिए, एक औद्योगिक पूंजी की कमी सबसे बड़ा कारण है। माने देश में जो उद्योगपति हैं उनके पास पूंजी ही नहीं है, औद्योगिक पूंजी की कमी। इसी में नेक्स्ट पॉइंट ही बना दीजिए, पूंजी के लागत का अधिक होना, लागत का अधिक होना। जैसे अभी अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री आप लगाना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री अगर लगाना चाहते हैं तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की आएगी कि आपके पास पैसा ही नहीं होगा। आपके पास 12-13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। अब 12-13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेकर के कैसे काम करेंगे आप? ठीक है, तो फिर इसमें समस्या है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, पूंजी की लागत, भारत में पूंजी की लागत का अधिक होना। नेक्स्ट इसी में है कि उसके बाद प्रक्रिया, जटिल प्रक्रियाएं, पूंजी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल, प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर, बहुत सारा प्रोसीजर काफी कॉम्प्लेक्स है, तो इस कारण से पूंजी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल। अमेरिका में जाएंगे तो 2%, 1% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। इंडिया में 12-13% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है। 1 करोड़ रुपया लेंगे तो 12 लाख रुपया ब्याज देना पड़ेगा इंडस्ट्री को, बैंकों को। तो अब 1 करोड़ रुपया में 12 लाख रुपया ब्याज अगर देना पड़े और उसके ऊपर से कितना, तो इतना बिजनेस, इतना प्रॉफिट कहाँ किसी बिजनेस में होता है कि 12 लाख ब्याज दें और उसके ऊपर से भाई हम भी काम कर रहे हैं तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए, तो 12 लाख ऊपर से 25% हो गया और बाकी सारे खर्चे लेकर के। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडियन इंटरप्रेनर, भारतीय उद्योगपतियों के लिए बहुत दिक्कत है। ये औद्योगिक पूंजी की एक तो कमी है, दूसरा है पूंजी का लागत अधिक है, तीसरा पूंजी प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल है। ठीक है, इसके अलावा जाएंगे तो श्रम कानून से जुड़ी बाध्यताएं, श्रम कानून से जुड़ी जटिलताएं। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के 100 से ज्यादा श्रम कानून एक उद्योग पे लागू होता है। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट के ही 44 कानून थे, जिसमें 29 को अभी मर्ज करके 4 कोड बनाया गया है। अभी भी भारत सरकार के प्लस राज्यों के अपने श्रम कानून हैं। तो ये श्रम कानून, लेबर लॉज वाले जो हैं, ये जो जटिलताएं हैं, ये उद्योग नहीं चलने देती हैं। उसके बाद और होता है अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया, अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया, अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया, अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया है। अच्छा, चाहे लिख सकते हैं कंपनी अनुमोदन की जटिल प्रक्रिया आज भी है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार जाएंगे, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत का स्थान अभी भी 2014 तक भारत का स्थान 142वां स्थान पर भारत था। अब पिछले दिनों में कई सारे काम किए गए तो उसके स्थान में सुधार हुआ है और अभी 63वें स्थान पर है। ठीक है, उसमें लिख सकते हैं जैसे प्रक्रिया, जैसे 2014 तक ईज ऑफ, जैसे लिख दीजिए 2014 तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में, बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार में भारत का स्थान 142वां था, 42वां, अब 63rd है, अब 63वां है। 142वां स्थान था। ईज ऑफ डूइंग माने क्या? इसका मतलब हुआ कि कोई उद्योगपति अगर बाहर से, विदेश से भारत में पैसा लगाने आ रहा है तो उसको इतने कॉम्प्लेक्सिटीज झेलने पड़ते थे। जो जहां बैठा था वही उस उद्योगपति का शोषण करना चाहता है, करप्शन में इन्वॉल्व है। कोई एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे रहा है, कोई जमीन का झमेला चल रहा है, कोई माने बहुत तरह के, कहीं पे कोई रोड जाम करके बैठा हुआ है,
पता चला कि जो लेबर्स हैं वो लेबर यूनियन बहुत झमेला करता है। तो बहुत तरह की दिक्कतें थी और उस कारण से बिजली कनेक्शन लेना है तो पता चला कि 1 महीना 1.5 महीना बिजली कनेक्शन मिल रहा है, पानी का कनेक्शन उसी तरह से, तो बहुत दिक्कत थी इसमें जाएंगे तो और भारत में औद्योगिक विकास में इस तरह की ये समस्याएं, तो श्रम कानून से जुड़ी जटिलताएं होती थी। इनके अलावा जाएंगे तो एक और मांग की कमी, नेक्स्ट कारण में क्या आ जाएगा, मांग की समस्या। अभी जैसे अभी आज ही के अखबार में निकला हुआ है कि जो सबसे बड़ी दिक्कत मांग की समस्या, डिमांड, जो उत्पादन करके रखा हुआ है उसका उत्पादन बिक नहीं रहा है, तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, मांग की समस्या। नेक्स्ट है विदेश अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, कई सारी कंपनियां होती हैं, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, रिलायंस जियो है, रिलायंस जियो ने एयरटेल और वोडाफोन को नाको दम करा के रखा हुआ है। तो और अगर उससे तो भाई एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी है इसलिए रिलायंस जियो के सामने टिक पाई, अदरवाइज तो टिक ही नहीं पाते। जितनी छोटी छोटी कंपनियां थी सब भारत से बंद हो गई। ठीक है, तो ये है अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनहेल्दी कंपटीशन। जैसे लिख सकते हैं, जैसे में रिलायंस जियो के कारण आइडिया वोडाफोन बस मरने के कगार पे हैं, की स्थिति कमजोर। अन्य भी कई सारी कंपनियां डूब गई। इनके अलावा जाएंगे तो सरकारी नीतियों में निरंतरता का अभाव। आज कोई नियम है, कल कोई नियम हो जाएगा। हमने देश में निवेश किया, चलो भारत में निवेश करते हैं, वहां का नियम ऐसा ऐसा है। जब आकर के निवेश करके सारे कई हजार करोड़ रुपए लगा दिए, उसके बाद गवर्नमेंट ने बजट में उस नियम को बदल दिया। अब क्या करें, अब तो पुराने नियम के अनुसार आए थे, अब नए नियम के अनुसार सारा कुछ अपना बदलना पड़ेगा। तो इससे भी भारत में जो इन्वेस्टमेंट वगैरह होता है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, आर्थिक सुधारों की धीमी गति, भारत में, जैसे चाइना में भी भारत के साथ ही, भारत से थोड़ा पहले, या दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब भी हमारे साथ आर्थिक सुधार शुरू किए। और 30 साल हो गया, आज भी भारत में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई कितनी सारी बाधाएं हैं। आज भी भारत में कोई प्राइवेट इन्वेस्टर अगर 5 स्टार होटल कहीं खोलना चाहे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, इतना ज्यादा सरकार का इंटरफेरेंस है। हर कुछ पार्क खुलेगा कि नहीं खुलेगा ये भी सरकार द्वारा तय किया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए पार्क, लोगों कोरोना दिल्ली में भाई 80-90 केसेज आए, तो 80-90 केसेज आए तो अब किस बात का रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं कि भाई सुबह में 2 घंटा, शाम को 2 घंटा। ठीक है, तो आधा इतना बड़ा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, अगर लोग जाते हैं उसमें, आप लोगों को मोटिवेट करिए कि लोग एसओपी का पालन करें। नहीं करेंगे तबियत खराब होगा। हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है ऑलरेडी, लोग आके उसमें एडमिट होंगे। लेकिन अब इसके लिए कुछ लोगों के लिए आप क्या करेंगे, पूरे दिल्ली के सारे पार्क को बंद कर देंगे। तो ये तो भाई आप बॉस हैं, आप तो दादागिरी, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जरूर कोई कहेगा कि अच्छा है, खराब है, उसमें नहीं जा रहा हूं। ये बताना ये चाह रहा हूं कि देखो सरकार कितना ज्यादा इंटरफेयर करती है, हर बात में सरकार का इंटरफेरेंस है, कोरोना के दौरान करें या बाकी अदरवाइज। ठीक है, तो सरकार का आर्थिक सुधारों की धीमी गति, ये भी बहुत बड़ा कारण है। सब कुछ माने सरकार अपने हाथ में रखी हुई है और उसको सरकार अपने हाथ से बाहर निकलने नहीं दे रही है, और उसका परिणाम होता है कि प्राइवेट कंपनीज को बहुत परेशानी होती है, बहुत दिक्कत होती है, काम करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो आर्थिक सुधारों की धीमी गति। इसके बाद जाएंगे तो एमएसएमई, ये लघु उद्योग होते हैं, एमएसएमई से जुड़ी एमएसएमई से जुड़ी समस्याएं। उसके बाद एक और लिख लीजिए, दक्ष मानव संसाधन का अभाव। जो लोग हैं भारत में वो अच्छे स्किल्ड नहीं हैं, अच्छे दक्ष नहीं हैं, और जो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं रहेगा तो उत्पादन की क्वालिटी और उत्पादन की मात्रा दोनों प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, इसके पहले जाएंगे तो थोड़े दिन पहले तक आधारभूत संरचना की भी कमी थी। नेक्स्ट पॉइंट, आधारित संरचना की भी कमी थी, आधारित संरचना। और इसमें आता है रोड, आता है रेलवे का है। रेलवे में मालगाड़ी को कांडला बंदरगाह से, मान लीजिए कोई जहाज आया हुआ है, उस पे माल लोड करके, मुंबई बंदरगाह पे जहाज आया हुआ है, माल लोड करके उसको ले जाना है एक्सपोर्ट के लिए,
और पता लगे जिस ट्रेन पे वो माल रख के आ रहा है वो ट्रेन कहीं रास्ते में कहीं भटक रही है, पैसेंजर ट्रेन को बाहर आगे निकाल रहे हैं, मालगाड़ी को किनारे खड़ा कर दिए, और उस मालगाड़ी पे जो सामान था उसका कोई जहाज इंतजार कर रहा है किसी पोर्ट पे, और उसका अपना रूटीन है, और ये मालगाड़ी भी देश के अंदर ही कहीं कहीं रुकी पड़ी है। तो इससे फिर देश का आर्थिक विकास नहीं हो पाता है। तो ये है आधारित संरचना, जैसे रेलवे का, रोड का या बिजली का। कई राज्यों में बिजली की स्थिति बहुत खराब है, भी तो बहुत महंगा है, 12 रुपए यूनिट, 15 रुपए यूनिट बिजली है, ठीक है। आधारित संरचना की समस्या, नोट कर लीजिए इसको, की समस्या इत्यादि। तो ये तो सारे आर्थिक कारण थे। इन आर्थिक कारणों के से देश में औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ था। आधारित संरचना। अब देखिए हमने एक को छोड़ रखा है एक साइड में, उसमें क्या था, गैर आर्थिक कारण, ये छोड़ रखा है। तो अब आ जाइए यहां पे गैर आर्थिक कारण में। गैर आर्थिक कारण माने ऐसे कारण जो कि गैर आर्थिक कारण, इकोनॉमिक नहीं है लेकिन औद्योगिक विकास को प्रभावित करते हैं। और उसमें जाते हैं तो उसमें क्या क्या आ जाता है, एक उसमें हो जाएगा प्रशासनिक भ्रष्टाचार। जो भ्रष्टाचार है ये बहुत बड़ा कारण है, बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होगा। दूसरा कारण में जाएंगे तो एक पर्यावरणीय अनुमोदन का मामला, अनुमोदन में कठिनाई। भाई सब कुछ कर लेंगे लेकिन कोई वही नहीं देगा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा, और एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा तो प्रोजेक्ट वहीं पर रह जाएगा। भूमि विवाद ये भी कारण है। लैंड एक्विजिशन, भाई उद्योग लगाना है तो भूमि चाहिए, और वो भूमि फिर उसके साथ भूमि लेने में दिक्कत है, भूमि विवाद है, ठीक है। इसके अलावा जाएंगे तो आर्थिक सुधारों पर राजनीतिक मतभेद, सुधारों पर राजनीतिक मतभेद, ये भी कारण होते हैं। कांग्रेस पार्टी का कुछ और स्टैंड है, बीजेपी का कुछ और स्टैंड है, ममता बनर्जी कुछ और चाहती हैं, तो इससे भी देश में औद्योगिक विकास प्रभावित होता है। जैसे नंदीग्राम में या उद्योग लगाना था, कम्युनिस्ट पार्टी चाहते थे, वो नहीं, ममता बनर्जी नहीं चाहती थी। सिंगूर में इंडस्ट्री लगना था, वो नहीं चाहते थे कि नहीं चाहते थे, बहुत दिक्कत हुई। पैरासिन कर लिखिए, इन कारणों से देश में औद्योगिक विकास। अच्छा, एक और इसी में गैर वाले में, इसमें गैर आर्थिक वाले में लिख दीजिए, पिछले विगत 2 वर्षों से कोरोना आपदा, गैर आर्थिक वाले में लिखना है कोरोना आपदा तथा इसके कारण लगे प्रतिबंध, अब इसने तो सब डैमेज कर दिया। जब उद्योग ही बंद ही कर दिया पूरी तरह से तो ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाएगा, एक्सपोर्ट नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा, गाड़ी लेन देन नहीं हो पाएगा, मजदूर नहीं रहेंगे, तो ये भी कारण है। लिखिए, इन कारणों से पिछले दिनों में औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है। औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है। नक्सली भी बोल सकते हैं, कानून व्यवस्था, एक लाइन लिख सकते हैं, कानून व्यवस्था की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये भी गैर आर्थिक वाले में हो जाएगा। देखो, इन कारणों से पिछले दिनों में औद्योगिक विकास की गति धीमी रही है, जिसे तेज करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। तेज करने के लिए सरकार द्वारा उपाय किए जा रहे हैं। कुछ प्रमुख उपाय, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, आज का टाइम इतना ही था। कुछ प्रमुख उपाय, तो ये वाला जो हमने कहा था, यहां वाला, ये हम इसको आपको यहां से लिखा था ना हमने, तो ये वाला यहां पे करा देंगे। यहां से ये जो उपाय, औद्योगिक विकास के लिए उपाय, यही वाला वहां करा देंगे, तो ये वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा।
तो उसके बाद औद्योगिक नीति और एमएसएमई और ये सब हैं उसको करेंगे। ठीक है, थैंक यू।